Hello, good evening, dear friends. My name is Renu Yadav and again your topic is accounting principle. फिफ्थ जितने भी अकाउंटिंग प्रिंसिपल है उसकी फर्स्ट वीडियो में आपको दे रखी हैं. लेट्स वी स्टार्ट अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट 6. अकाउंटिंग प्रिंसिपल इज as the business is intended to continue indefinitely for a long period, the true results of the business operation can be attained only when the business is completely wound up. जब भी आपकी कंपनी वाउंड अप होती है तो डेफिनेटली आपने बिजनेस को स्टार्ट कर रखा है लॉन्ग पीरियड्स के लिए. आपको अपनी कंपनी के एग्जैक्ट रिजल्ट्स तब मिलेंगे जब आपकी कंपनी कंप्लीटली क्लोज हो रही होगी. तो वो कहते हैं कि जब भी आपकी कंपनी क्लोज होती है तो उसका एक टाइम पीरियड दे रखा है आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ने या आपके अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स ने. तो द इंटायर लाइफ ऑफ द फर्म इज divided into time interval for the measurement of the profit of the business. 12 months period is usually adopted for this purpose. जब कभी भी आप अपनी कंपनी को वाउंड अप करते हो, आप एनालाइज करते हो मेरी कंपनी में प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस हुआ, तो 12 मंथ्स का पीरियड्स आपको दे रखा है अकाउंटिंग प्रिंसिपल ने. आप उन्हीं को अडॉप्ट करके उस टाइम पर अपनी कंपनी के नेट प्रॉफिट्स, अपने बिजनेस के ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट बना सकते हो. अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स लॉ, बिजनेस हैज अडॉप्ट फाइनेंस ईयर 1 अप्रैल. आपका फाइनेंस ईयर क्या होता है? 1 अप्रैल. और एंडिंग कब होती है? 31 मार्च को. इन द नेक्स्ट कैलेंडर ईयर एज एट अकाउंटिंग पीरियड. जितने भी इनकम टैक्स लॉ ने प्रेस्क्राइब की गई है आपकी डेट 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक इन द नेक्स्ट ईयर कैलेंडर ईयर के एज इट, तो वो इनकम टैक्स ने प्रेस्क्राइब की गई है. आप जो यूज़ करते हो 1 जनवरी से लेकर लास्ट क्लोजिंग 31 दिसंबर तक, वो आपकी कैलेंडर ईयर होता है. जो आपके इनकम टैक्स लॉ ने अडॉप्ट कर रखी है वो फाइनेंस ईयर दे रखे हैं 1 अप्रैल से 31 मार्च तक. लेट्स वी स्टार्ट. नेक्स्ट 7 इज कॉस्ट कंसेप्ट और हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट. कॉस्ट मतलब आपका कहा जाता है लागत जो आपकी है. हिस्टोरिकल जो भी आपके ऐतिहासिक हैं जिन्हें बोला जाता है. An asset is ordinarily recorded in the books of account at the price at which it was acquired. वो कहता है कि कॉस्ट कंसेप्ट आपको ये बता रहा है कि जब भी आप किसी भी एसेट्स को परचेज करते हो तो जितने में आपने वो परचेज की है, जितनी अपने पॉकेट से प्राइस दिया है, उसी प्राइस पर आप अपने अकाउंट्स मेंटेन करते हो. दिस कॉस्ट बिकम्स द बेसिक ऑफ ऑल सब्सिक्वेंट अकाउंटिंग फॉर द एसेट. जो भी आपकी जो एसेट्स है ऑलवेज उसी वैल्यू पे चार्ज की जाएगी. दिस कॉस्ट इज द बेसिक ऑफ वैल्यूएशन कॉस्ट रिलेशन टू द पास्ट. इट इज रेफर टू ए हिस्टोरिकल कॉस्ट. वो कहता है कि जितने आप कुछ भी बाय करते हो, आपकी कंपनी कुछ भी खरीदती है, उसकी जो कॉस्ट है वो ऑलवेज उसी वैल्यू पे चार्ज की जाती है. आपकी पास्ट वैल्यू ही ली जाती है. पास्ट वैल्यू के कारण से हिस्टोरिकल कॉस्ट कहा जाता है. आज उसकी वैल्यू कितनी भी होगी कोई फर्क नहीं पड़ता. लाइक एग्जाम्पल से समझते हैं. इफ अ बिजनेस एंटिटी, यदि किसी बिजनेस एंटिटी ने परचेज की एक बिल्डिंग 20 लाख की, इट वुड बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ दिस फिगर. हम अपनी बुक में उस 20 लाख को उस दिन ऐड कर लेंगे. इंक्रीज और डिक्रीज इन द मार्केट वैल्यू ऑफ बिल्डिंग वाउंड नॉट बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट इफ 2 years लेटर, आफ्टर 2 सालों के बाद मार्केट वैल्यू 20 लाख की 60 लाख हो गई, इंक्रीज हो गई. बट हम इस मार्केट वैल्यू को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं लेंगे. इसलिए तो ये कॉस्ट कंसेप्ट है. आपकी पॉकेट से जितना पैसा जाता है ऑलवेज उसी अमाउंट पर आपका वो बुक्स रेडी की जाती हैं, आपकी अकाउंट्स ऑफ बुक्स. इसी को बोला जाता है कॉस्ट और हिस्टोरिकल कॉस्ट. नेक्स्ट इज ड्यूअल एक्सेप्ट कंसेप्ट. ड्यूअल का मतलब हो गया डबल. एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड एज हैविंग ए ड्यूअल एक्सेप्ट. जितनी भी ट्रांजेक्शन्स बिजनेस में की जाती है वो अपना ड्यूअल एक्सेप्ट रखती है, डबल. एवरी ट्रांजेक्शन इफेक्ट्स एटलीस्ट 2 अकाउंट्स. हर ट्रांजेक्शन के 2 अकाउंट्स पे इफेक्ट डालते हैं. इफ वन इज डेबिट अदर मस्ट बी क्रेडिट. फर्स्ट अकाउंट इफेक्ट डालता है डेबिट को और दूसरा अकाउंट होता है जो इफेक्ट डालता है कोई भी ट्रांजेक्शन क्रेडिट की ओर. नेक्स्ट इज योर द सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन बेस्ड ऑन प्रिंसिपल इज कॉल्ड. जो भी हमारा सिस्टम है ट्रांजेक्शन का, हमारा बेस करता है डबल एंटर सिस्टम पे, वही कह रहा है उसको ड्यूअल कंसेप्ट कहता है इसको. आपका फर्स्ट किया जाता है डेबिट, सेकंड किया जाता है आपका क्रेडिट. ये इस बेस पे एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस में कैपिटल, या कैपिटल कैसे निकलती है? एसेट्स माइनस में लायबिलिटी. लाइक एग्जांपल, एक्स कमेंस बिजनेस विद 20 लाख कैश एंड टेक्स अ लोन ₹5 लाख फ्रॉम द बैंक. आपके पास 20 लाख रुपए का कैश था और लोन दिया 5 लाख रुपीज का. एंड दिस 25 lakhs आर यूज्ड इन बाइंग सम एसेट्स, से प्लांट एंड मशीनरी आप बाय करते 24 लाख से. इक्वेशन क्या बनेगी? एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैश
प्लस कैपिटल, एसेट्स कितनी है 25 लाख, लाइबिलिटी है आपकी 5 लाख और कैपिटल कितनी है 20। इसका मतलब क्या है, जो आपकी एसेट्स है इज इक्वल टू है लाइबिलिटी प्लस में कैपिटल। नेक्स्ट इज योर रिवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन रियलाइजेशन कंसेप्ट। ये कंसेप्ट आपको, ये प्रिंसिपल आपको बताता है कि रिवेन्यू मीन्स द अमाउंट विच इज एडेड टू द कैपिटल एज अ रिजल्ट ऑफ बिजनेस ऑपरेशंस। जो भी आप बिजनेस ऑपरेशन करते हैं उसका रिजल्ट है आपका जो रिवेन्यू, जो भी आपको मिलता है रिवेन्यू अर्न्ड बाय सेल ऑफ गुड्स और प्रोवाइडिंग सर्विसेज। रिवेन्यू आपको कैसे मिलता है, जो भी आप डेली ऑपरेशंस कर रहे हो अपने गुड्स को सेल करके या प्रोवाइड कर रहे हो सर्विस, उससे जो कमा रहे हो वही आपका रिवेन्यू है। कंसेप्ट ऑफ रिवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन डिटरमाइन द टाइम ऑन द पर्टिकुलर पीरियड इज विच द रिवेन्यू इज रिलीज्ड। ये प्रिंसिपल कहता है आप रिवेन्यू को तब कमा सकते हो जिस ईयर का, जिस पीरियड का होगा, आप उसी को काउंट लेके चलोगे। लाइक एग्जाम्पल, इफ कमीशन, आपका कमीशन है अप्रैल 2015 का के लिए था, इज रिसीव्ड, आपको एडवांस में पैसा मिल गया मार्च 2015 में, तो इट विल बी ट्रीटेड एज रिवेन्यू। तो इस रिवेन्यू को कैसे ट्रीट किया जाएगा कि ये फाइनेंस ईयर कमेंसिंग अप्रैल 2015 का ही है। जब वो अर्न होगी, जिस ईयर की फाइनेंस ईयर की होगी, उस पर्टिकुलर पीरियड को ही वो रिलीज की जाती है। नेक्स्ट इज योर मैचिंग कंसेप्ट। According to this concept, in determining the net profit from business operation, all costs which are applicable to revenue, the period should be charged against the revenue। जो भी आपकी revenue है, मैचिंग कंसेप्ट कहता है कि वो नेट प्रॉफिट के जितने भी बिजनेस आपके ऑपरेशन हो रहे हैं, नेट प्रॉफिट कॉस्ट निकाली जाती है, वो चार्ज किया जाता है आपकी रिवेन्यू पे। ये कंसेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्या करने के लिए, डिटरमाइन, निकालने के लिए नेट प्रॉफिट। मैचिंग कंसेप्ट आपका नेट प्रॉफिट एग्जैक्ट निकालने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज योर ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट। क्या कहता है, दिस कंसेप्ट रिक्वायर दैट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन शुड बी रिकॉर्डेड इन एन ऑब्जेक्टिव मैनर फ्री फ्रॉम द पर्सनल बायस ऑफ आइदर मैनेजमेंट और द अकाउंटिंग हु प्रिपेयर द अकाउंट। इट इज, वो कहता है कि ऑब्जेक्टिव कंसेप्ट आपका कहता है कि आपने अपनी बिजनेस एंटिटी को जिस भी ऑब्जेक्ट के लिए ओपन किया है, आप उसी के अकॉर्डिंग में रहकर अपने वर्क कर सकते हो। लाइक आपने बिजनेस किसी मेडिकल इक्विपमेंट को स्टैब्लिश करने के लिए किया है, उसके इक्विपमेंट को आप सेल करते हो, तो आप वहाँ अपना अदर वर्क नहीं कर सकते। आपका मेन ऑब्जेक्टिव है उसकी सेल इंक्रीज करना, प्रॉफिट इंक्रीज करना। आप सब्सिडरी अगर अदर वर्क करते हो तो आपको अपने एजीएम में, जो भी कंपनी की एनुअल जनरल मीटिंग होती है, आपका एमओए होता है, उसके अंदर ऐड करके लिखना पड़ेगा कि ये आपकी सब्सिडरी ऑब्जेक्ट है। आपको वर्क अपने ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही पूरा करना है, ये आपका प्रिंसिपल कहता है। It is possible only when each transaction is supported by verifiable document and voucher such as cash memo, invoice, sales bill, pay in slip, agreement like a। वो कहता है जो भी आपके ऑब्जेक्ट्स हैं उसको जो पूरा कर रहे हैं ट्रांजैक्शन, आप उन्हीं को रिकॉर्ड करोगे, उन्हीं से रिलेटेड डॉक्यूमेंट वेरीफाई होने चाहिए आपके पास, कैश मेमो, इनवॉइस, सेल्स बिल, पे इन स्लिप, एग्रीमेंट, जितने भी आपके पास कागज हैं आपके ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होने चाहिए। ये आपका प्रिंसिपल कहता है। अकाउंटिंग कन्वेंशन क्या है? एन अकाउंटिंग कन्वेंशन may be defined as a custom or generally accepted practice which adopt either by general agreement or common consent among account। जितने भी आपके अकाउंटेंट हैं उन्होंने एक कॉमन कंसेंट दे रखा है, एक्सेप्ट कर रखे हैं इन रूल्स को भी। लाइक वो मेन अकाउंटिंग कन्वेंशन कौन से हैं? कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर, मैटरलिटी और कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म, जो आपका जिसे प्रूडेंस बोला जाता है। अब कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर क्या कहता है? Convention of full disclosure. In this convention, there should be a sufficient disclosure of information which is of material interest to the users of the finance statement, such as proprietor, present, potential creditor, and investor. Like आपने जो भी बिजनेस स्टार्ट कर रखी है उसके डिस्क्लोजर में, उसके रिजल्ट में हर कोई इफेक्ट है। आपका प्रोप्राइटर इफेक्ट करता है, क्रेडिटर, इन्वेस्टमेंट, हर कोई देखना चाहता है कि कंपनी कितनी ग्रो कर रही है, कितना प्रॉफिट अर्न कर रही है। जितना ज़्यादा अर्न करेगी उतना ही आपके इन्वेस्टर्स बढ़ेंगे। आप जब भी कभी भी फुल डिस्क्लोजर दो तो उसमें आप मिस स्टेटमेंट नहीं दे सकते, मिसलीडिंग कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते, और कुछ भी जो भी ट्रू फैक्ट्स हैं वो आपको राइज करने पड़ेंगे। कहते हैं एक तो पूरी गलती होती है जिसे आप सामने, कुछ गलतियां ऐसी होती है जिसे आप दिखाते नहीं, हाफ इंफॉर्मेशन देना भी आपकी एक मिस्टेक है। फुल डिस्क्लोजर कहा जाता है कि जिस चीज़ को लेकर आपने अपने बिजनेस को स्टार्ट कर रखा है उस बिजनेस में बहुत सारे इन्वेस्टर, क्रेडिटर, कस्टमर इन्वॉल्व होते हैं, इंटरेस्टेड होते हैं। आपको अपनी पीएल बैलेंस शीट और सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स इस तरह से ट्रू एंड फेयर व्यू वाले होने चाहिए जिसमें कंपनी को प्रॉफिट हो। ऐसा नहीं मिसलीडिंग वाले इंफॉर्मेशन दे और आपकी कंपनी में कोई इन्वेस्ट कर दे,
गलत बात है ये। आपने ट्रू और फेयर वाले व्यूज देने हैं। फुल डिस्क्लोजर करने का मतलब है फुल आप जैसे हो वैसे ही अपने पेपर डॉक्यूमेंट्स को बनाओ। द परफॉर्मेंस एंड कंटेंट ऑफ बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स आर प्रेस्क्राइब बाय कंपनी एक्ट। कंपनी एक्ट ने जो भी बैलेंस शीट और पीएल का परफॉर्मा दे रखा है, अब उसी परफॉर्मे को प्रेस्क्राइब करेगी कंपनी और उसी के अकॉर्डिंग अपने फुल डिस्क्लोजर अपने पीएल बैलेंस शीट उन्होंने तैयार करनी पड़ेगी। Convention of materiality, this convention is an exception to the convention of full disclosure। materiality क्या कहती है कि जो कन्वेंशन है जो ये फुल डिस्क्लोजर को ही इंपॉर्टेंट देती है। ये जो पॉलिसी है हमें सेफ गार्ड प्रोवाइड करती है। कंजर्वेटिज्म इज द पॉलिसी ऑफ प्लेइंग सेफ। कन्वेंशन ऑफ मैटरलिटी क्या कहती है कि दिस कन्वेंशन इज एन एक्सेप्शन टू द कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर। जो आपकी मैटरलिटी है ये फुल डिस्क्लोजर की ओर इंपॉर्टेंट देती है। इसका मतलब क्या है कि आपने जो भी कोई भी इंफॉर्मेशन रह जाती है आप उसे फुट नोट में अटैच करके डॉक्यूमेंट के स्टेटमेंट के साथ लगाओ, क्योंकि आपके जितने भी कंपनी के डिसीजन हैं डिपेंड उसी पर करते हैं। आपकी जरा सी गलत इन्फॉर्मेशन से कंपनी के डिसीजन रॉन्ग भी हो सकते हैं। कॉलर कहता है कि मैटरलिटी इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अटैचिंग टू अ स्टेटमेंट फैक्ट आइटम वेयर इट इज अ डिस्क्लोजर और अ मेथड ऑफ गिविंग इट्स एक्सप्रेशन वुड बी लाइकली टू इन्फ्लुएंस और जजमेंट ऑफ ए रीजनेबल पर्सन। आपके जितने भी जजमेंट लिए जा रहे हैं, आपके डॉक्यूमेंट को, जितने भी आपके डाटा इन्फ्लुएंस करते हैं आपके डिसीजन को, आपके डाटा के अकॉर्डिंग। तभी कहा जाता है कि डाटा बोलते हैं। आपने जो भी डाटा दिखाया उसी पर ही कोई आपकी मैनेजमेंट डिसीजन लेती है। तो आपने जितने भी ट्रू और फेयर वैल्यूज हैं, जितने भी स्टेटमेंट है उसे डिस्क्लोज करना पड़ेगा। लाइक आपकी कंटीजेंट लाइबिलिटी है आपके पास। कंटीजेंट लाइबिलिटी क्या होगी? एक कोर्ट में आपका केस चल रहा था 5 लाख रुपए का, कई सालों से चल रहा था, सडनली आप उस केस को जीत जाते हो तो वो आपकी कंटीजेंट लाइबिलिटी होती है। आपकी बैलेंस शीट में आपकी कंपनी में वो 5 लाख रुपीस कहाँ से आए, तो आपको फुट नोट में या अटैच करके स्टेटमेंट लगानी चाहिए कि ये मनी यहाँ से आ रखी है, ताकि आपकी जो मैनेजमेंट टीम है उन्हें फुल इंफॉर्मेशन मिल सके और वह अपने डिसीजन को ले सकें। Thus the accountant should judge the importance of each transaction is determining its materiality, क्योंकि आपकी सारी की सारी इंफॉर्मेशन, आपका डिसीजन आपकी इंफॉर्मेशन पे ही डिपेंड करता है, सारे जजमेंट ही आपकी इंफॉर्मेशन पे डिपेंड करती हैं। कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म और प्रूडेंस। प्रूडेंस का मतलब अकॉर्डिंग टू द कन्वेंशन ऑल एंटिसिपेटेड लॉस शुड बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट बट ऑल एंटिसिपेटेड अनरियलाइज्ड गेन शुड बी इग्नोर। ये प्रिंसिपल कहता है कि आप एंटिसिपेटेड जिस लॉस का आपको पता नहीं ना, उन लॉस को आप रिकॉर्ड करो, बट जिस प्रॉफिट का आपको पता है आप उसको इग्नोर करो। मीन क्या है कि आप ऑलवेज सेविंग किस लिए करते हो? ऑलवेज सेविंग इसलिए करते हैं कि इन फ्यूचर कोई प्रॉब्लम हुई तो आप वहां से पैसा लेके अपनी प्रॉब्लम उस टाइम को कंप्लीट कर सकते हो, इस टाइम से खुद को सेव कर सकते हो। तो आप गेन के लिए कोई प्रोविजन नहीं बनाते, हम ऑलवेज एंटिसिपेटेड लॉस को रिकॉर्ड करते हैं। कंजर्वेटिज्म इज द पॉलिसी ऑफ प्लेइंग सेफ। हमें खुद एक ऐसी पॉलिसी है जो हमें सेफ रखती है। प्रोविजन इज मेड फॉर ऑल लाइबिलिटी एंड लॉसेज इवन थ्रो द अमाउंट कैन नॉट बी डिटरमाइन द सर्टेनिटी। जितने भी प्रोविजंस बनाए जाते हैं सारी लाइबिलिटी के लिए बनाए जाते हैं, लॉसेस के लिए बनाए जाते हैं। किसी भी चीज़ का प्रोविजन बना लो, आप डेप्रिसिएशन का प्रोविजन बना लो, पैसा सेव कर लो। मशीनरी लानी है कंपनी में, उसका पैसा सेव कर लो, प्रोविजंस बना लो। तो ऑलवेज एंटिसिपेटेड जितने भी एंटिसिपेटेड आपके लॉस हैं उनके लिए आप प्रोविजंस बना सकते हो। एग्जाम्पल क्या है? क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस और रीजनेबल वैल्यू विच एवरेज लेस। क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूड किस पे किया जाता है? या कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस रीजनेबल वैल्यू जिसमें भी विच एवरेज लेस, दोनों में से जो भी कम होगी क्लोजिंग स्टॉक उस पर वैल्यूड किया जाता है। प्रोविजन बनाया जाता है फॉर डाउटफुल डेट्स इज क्रिएटेड एंड एंटिसिपेशन ऑफ एक्चुअल बैड डेट्स। प्रोविजन किन के लिए बनाया जाता है? एक्चुअल बैड डेट्स के लिए। इफेक्ट क्या पड़ता है आपके कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म का? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विल डिस्क्लोज लोअर प्रॉफिट इन कंपैरिजन टू द एक्चुअल प्रॉफिट। जब आप कंजर्वेटिज्म बनाते हो, इस प्रिंसिपल को फॉलो करते हो, तो इसे आपकी बैलेंस शीट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा कि कंपनी के जितने एक्चुअल प्रॉफिट है ना वो कम शो ऑफ होते हैं कंपेयर टू एक्चुअल प्रॉफिट। जितने भी आपका नेट प्रॉफिट निकलेगा, मीन जो भी आपका नेट प्रॉफिट निकलेगा एक्चुअल में आपका जितना भी होगा उससे कम शो होगा अगर आप इस प्रूडेंस के रूल को फॉलो करते हो।
और जब कम शो होगा तो उसे क्या होगा, जब कम शो होगा तो बैलेंस शीट का भी कम इफेक्ट पड़ेगा, आपको पेमेंट कम करनी पड़ेगी, गवर्नमेंट को टैक्स कम देना पड़ेगा। तो ये सब आपके प्रिंसिपल्स हैं, आप इनमें कोई भी चेंज नहीं कर सकते। ये पूरी प्रिंसिपल की जितने भी प्रिंसिपल थे मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं, आप इन्हें चेंज नहीं कर सकते। प्लीज़ इन्हें नोट भी कर लीजिएगा, और अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, गुड नाइट।